नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे डिमांड की बात शुरू किया था मांग की लोच। और डिमांड के जुड़ता चैप्टर है कौन सा? मांग की लोच। मतलब मांग को किस तरह निकालना है अपन को मात्रा के अंदर। ठीक है, तो इसको मांग की लोच कितनी तरह की बताई मैंने? 5 तरह की मांग की लोच। कौन कौन सी? लोचदार, पूर्ण लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार और इकाई। ये 5 तरीके मैंने आपको बताई थी मांग की लोच। आज का अपना रहेगा मांग की मूल्य लोच मापने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिससे अपन मांग की मूल्य लोच ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले लगाओ हेडिंग और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, मांग की मूल्य लोच की मूल्य लोच मापने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिससे अपने मांग की मूल्य लोच ज्ञात कर सकते हैं? ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इजी वैसे ही बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी साथ में अपन इंक्लूडिंग करेंगे। चलो, सबसे पहले विधि आती है अनुपातिक विधि। मांग की मूल्य लोच मापने की पहली विधि कौन सी है? अनुपातिक विधि। लिखो, फर्स्ट विधि कौन सी? अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि से अपन मांग की मूल्य लोच ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुपातिक परिविधि, अनुपातिक विधि। कैसे? इस दोनों अनुपात के अंदर कैसे जब मूल्य बढ़ेगा मांग घटेगी, मूल्य घटेगा मांग बढ़ेगी। कैसे ये होता है? इसका फॉर्मूला है और इसको अपन एग्जांपल से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखो, इसका सूत्र क्या है मांग की मूल्य लोच की अनुपातिक विधि ज्ञात करने की? तो लिखो, ईपी बराबर यानी मूल्य लोच बराबर, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं अपन? ईपी बराबर, ऊपर क्या बताया था? मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे आता है मूल्य, ऊपर आती है मात्रा। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ये बात हुई अपन। इसका फॉर्मूला क्या है? अब इस फॉर्मूले को भी रखने की आना चाहिए, किससे इसके अंदर अपन डाटा रखते हैं। इसके अंदर एक चीज बता दूं आपको, इसको ये अपन ने पढ़ा था कैसे अपन जब मांग की लोच ज्ञात करी 5 तत्वों से, तो अपन ने यही फॉर्मूला लगाया था। अनुपातिक विधि के अंदर का फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन कितनी मात्रा बढ़ी है बटा कितनी मूल्य घटा है, इससे अपन ज्ञात करते हैं। कैसे? देखो, ये इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। डेल्टा क्यूब इसको हटा देता हूं क्योंकि इससे ये फॉर्मूला बनता है, इसको लिख लिया होगा। डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मतलब क्या है? क्वांटिटी के अंदर कितनी मात्रा में परिवर्तन, जो 20 की मात्रा है, जैसे कोई मात्रा 20 से 25 हुई है तो कितनी परिवर्तन हुई है? 5। तो यह आएगा 5। और डेल्टा पी मतलब प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, इनटू पी बटा क्यू, पहली वाली मात्रा और पहली वाली प्राइस। तो इसका ईपी का फॉर्मूला अपन अनुपातिक विधि के अंदर कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। इसको रट लो, रटना नहीं है तो सीधा याद रखो, ऊपर क्या आती है? मात्रा, मात्रा के नीचे ही प्राइस आएगी। ठीक है, प्राइस वाला ऊपर आएगा, क्वांटिटी के सामने क्वांटिटी आएगी। बस इसको आपको इस तरह याद भी कर लेना है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे इसका एक अपन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे लेंगे? अनुपातिक विधि के अंदर फॉर्मूला यूज करके आपको बताऊंगा मैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो यूज करता है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखो आप,
क्वेश्चन ये तो बोल रहा हूँ, एक गेंद है और इस गेंद का मूल्य आप लिख लो 25 रुपए से कितने हो गया 24 रुपए। गेंद है और इस गेंद का मूल्य पहले कितने था 25, अब कितने हो गए 24 रुपए हो गए, घटकर 25 रुपए से घटकर कितने हुई 24। तो मांग की मात्रा क्या होगी, तो ये तो है मूल्य, मूल्य मूल्य लिखा दिया। मूल्य घटा है तो मांग की मात्रा क्या बढ़ेगी, बढ़ा। मतलब मांग अपन 50 से कर लो 55 रुपए होगी, 50 से 55 रुपए मांग होगी। पहले कितनी थी 50, अब कितनी हो गई 55। आप लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, एक गेंद का मूल्य 25 रुपए से घटकर 24 रुपए होने पर उसकी मांग की मात्रा 50 रुपए से बढ़कर 55 रुपए हो जाती है। तो गेंद की मांग की मूल्य लोच बताओ, गेंद की मांग की मूल्य लोच क्या होगी। ठीक है, ये है मांग, ये है मूल्य। मैंने क्या बताया था, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। डेल्टा क्यू कितना 5, डेल्टा क्यू 50 से 55 हुआ, कितना अंतर आ गया 5 का। माइनस का निशान नहीं लगाना, मैंने पहले ही बताया था जब मांग की लोच करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाना है। डेल्टा पी के अंदर कितना परिवर्तन 1 इंटू पी पहले कितना था 25, अब कितना है क्यू कितना पहले था 50। तो ईपी पता चल जाएगी ना, आराम से पता चल जाएगी। कैसे, 5 का पावड़ा इसके अंदर कितनी बार जाएगा 1, बच्चे 10, बाकी कुछ कटना ही नहीं है। तो इसके अंदर 10 का भाग दिया 25 के अंदर क्या आएगा 2.5। ये होगी अनुपातिक विधि। कौन सी विधि, अनुपातिक विधि का पहला सूत्र से अपन को ज्ञात कर लिए हैं, इजी से बता दिया है। और क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन लिख लेना, उसके नीचे आंसर लिख लेना। मांग की मूल्य लोच यानी अनुपातिक विधि पहली हो गई कंप्लीट। दूसरी विधि आती है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर अपन 3 तरह के ज्ञात करेंगे कुल व्यय विधि, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो लिखो हेडिंग कुल व्यय विधि, इसको हटा देता हूं। दूसरी विधि लिखो आप कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि यानी आप कितना खर्चा कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, कितना आपको व्यय करना है किसी वस्तु पर, वो उस पर मांग कैसी होगी, लोचदार, बेलोचदार या इकाई, 3 तरह से होती है। इसको अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कुल व्यय विधि के अंदर हेडिंग लगाओ, 1 नंबर लिखाओ, मांग की लोच इकाई से अधिक हो। मांग की लोच कैसे होनी चाहिए, इकाई से अधिक। तो पहली 2 नंबर विधि है कुल व्यय, इसके अंदर अपन 3 पार्ट करेंगे। पहले लिखो मांग की लोच इकाई से अधिक हो। इकाई से अधिक, जब इकाई से अधिक हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ईपी बराबर 1 से ज्यादा। ईपी बराबर क्या है 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा आएगी तो इसको अपन बोलते हैं लोचदार। क्या बोलेंगे, लोचदार बोलते हैं अपन। ये चीज आपको मैंने बता दी है। ठीक है, कुल व्यय विधि के अंदर क्या है, इसके अंदर लिखो, देखो जब किसी वस्तु के अंदर मूल्य के अंदर तो कमी करने पर कुल व्यय विधि क्या है, मूल्य कमी करेंगे। यानी कोई वस्तु है, मैंने वो सेम 10 रुपए की है, उसको अंदर मूल्य घटा दिया मैंने 5 रुपए, तो कुल व्यय क्या कहेगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अपन ज्यादा वस्तु खरीदेंगे। तो कुल व्यय विधि के अंदर सबसे पहले आएगी मांग की लोच इकाई से अधिक। इकाई जब भी अधिक हो तो क्या होगा, मूल्य घटेगा। जब भी मूल्य घटेगा तो कुल व्यय क्या होगा, बढ़ेगा। और मूल्य वृद्धि होगी तो कुल व्यय क्या होगा, घटेगा, यानी विपरीत असर होगा। तो इसके अंदर पहले आप इसकी थ्योरी लिखो ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे। जब भी किसी वस्तु के मूल्य में कमी करने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, वस्तु के मूल्य में कमी करने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, या वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने पर वृद्धि करोगे तो कुल व्यय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ऐसी वस्तुओं की मांग कैसी होती है, हमेशा लोचदार, इकाई से अधिक होती है। यानी कुल व्यय और मूल्य इसके अंदर कैसा विपरीत विपरीत दिशा के अंदर परिवर्तन होना। यानी कुल व्यय अगर बढ़ेगा, कुल व्यय ये तो आप थोड़ी लिख ली बातें, कुल यानी मूल्य बढ़ेगा तो कुल व्यय क्या होगा, घटेगा। मूल्य तो क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा तो कुल व्यय घटेगा, मूल्य घटेगा तो कुल व्यय बढ़ेगा। यानी इसके अंदर विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, विपरीत।
इसका एक आपको उदाहरण से समझा देता हूं अच्छे से, ठीक है। चलो, इस एक साइड लिखो आप मूल्य, मूल्य लिख लिया, इस साइड मांग लिखो और ये लिख लो कुल व्यय, कुल व्यय। ये तीन लगाना है आपको, इस तरह लिखना है, ठीक है। लिख दिया, ठीक है। मूल्य अगर 4 है, मूल्य किसी वस्तु का मूल्य 4 है तो उसकी कितनी मात्रा खरीदता है, मात्रा मान लो आप 12, यानी मांग है 4 रुपए मूल्य है तो उसकी वस्तु की मांग कितनी हो गई, 12 रुपए। कुल व्यय क्या होगा, 12 इंटू 4 कितने हुए, 48, कुल व्यय हो गए 48। अब एक कोई वस्तु है, यही वस्तु है, इसकी मूल्य क्या आया, घट गया, मूल्य घट गया तो इसकी मांग बढ़ेगी या घटेगी, मांग बढ़ेगी, कितनी होगी, मांग बढ़ा के आप कर लो 17 रुपए। तो कुल व्यय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो 51, 17 इंटू 3 कितने हो गए, 51। कुल व्यय यानी कोई वस्तु है 4 रुपए, 12 मांग है तो इंटू 48, वस्तु की मूल्य घट गया, 3 हो गया, मांग बढ़ गई, कुल व्यय कितने हो गए, 51। यानी वस्तु का मूल्य घटा, मांग बढ़ी, कुल व्यय भी बढ़ा। समझ में आया क्या। और मूल्य और मांग के बीच जो भी संबंध है वो जब लोचदार मांग हो कुल व्यय की तो ये काम आता है, सेम का सेम है। मूल्य ये हटा देगा, आपको जब क्वेश्चन देगा तो मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। तो मूल्य देखो बढ़ा तो कुल व्यय क्या हो गया, मूल्य घटा तो कुल व्यय बढ़ गया, ठीक है। विपरीत संबंध है नहीं है। चलो, ये एक बार मैंने घटा दिया, चलो बढ़ा देता हूं। अगर मूल्य 5 रुपए, वस्तु वही रखी है मैंने और कुल मूल्य मैंने बढ़ा दिया, अब मांग कैसी होगी, मांग घटेगी, घट के कर दो, मांग 9 होगी, मांग कितनी होगी, 9। मूल्य बढ़ा, मांग, मूल्य बढ़ा, मांग क्या होगी, घट गई, और तो कुल व्यय पर 9 इंटू क्या हो गया 5, 45, मांग क्या होगी, घट गई। देखो मूल्य यहां पर तो क्या है, घट रहा है, मूल्य घटा, कुल व्यय पर क्या इफेक्ट हुआ, बढ़ा, मूल्य बढ़ा, 4 इसको बोलो, 4 से बढ़कर मूल्य हो गया 5, मांग क्या हो गई, 12 से 9 हो गई, मांग घट गई, और कुल व्यय पर क्या बढ़ गया, कुल व्यय हो गया घट गया। जैसे ही मांग बढ़ेगी कुल मूल्य बढ़ेगा, कुल व्यय घट जाएगा, मूल्य घटेगा, कुल व्यय बढ़ जाएगा, यानी विपरीत संबंध है। अब एग्जाम आपको ये चीज नहीं पूछना वाला, हटा दे रहा हूं समझाने के लिए, ये आप लिख लिया होगा। चलो, अब आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, यही पूछेगा सीधा कि जब कुल व्यय विधि के अंदर मूल्य घट रहा है, मूल्य घट रहा है तो कुल व्यय के अंदर क्या इफेक्ट होगा, मूल्य घटेगा, कुल व्यय बढ़ेगा, किसके अंदर, कुल व्यय विधि के अंदर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको इस तरह समझना है आपको। ये मैंने आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाया है, ये आपको मांग एग्जामिनर नहीं देगा, सिर्फ मूल्य बताएगा। मूल्य घटने पर कुल व्यय के अंदर क्या इफेक्ट होगा, तो कुल व्यय बढ़ेगा, मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय के अंदर क्या इफेक्ट होगा, घटेगा। कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अच्छे से आपको इसको समझना है, ठीक है। चलो, पहली होगी मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, यानी ईपी बराबर क्या हो गई, 1 से अधिक। इसकी लोच कैसे आएगी, लोचदार बोलते हैं, समझ के आएगी आपको। चलो, नंबर लगाओ 2, नंबर लगाना है 2, इसको हटा देता हूं, ये चीज इसको अपन वापस लिखेंगे। 2 नंबर लगाओ जब मांग की मूल्य लोच इकाई के बराबर हो, यानी ईपी बराबर क्या होनी चाहिए, 1। 2 नंबर दूसरे की है कुल मूल्य, जब मांग की लोच इकाई के बराबर, इकाई के बराबर मतलब ईपी बराबर क्या होगी, एक हो जाएगी। यानी जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि करने पर कुल व्यय के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये काम कहाँ आ जाती है, जैसे मेरे पास सिर्फ 50 रुपए, कितने रुपए है, 50 रुपए। अब मैं मूल्य बढ़ेगा या मात्रा ज्यादा खरीदूंगा, मेरे पास 50 रुपए से ज्यादा रुपए ही नहीं है, तो मैं कितनी खरीद सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का ही माल खरीद सकता हूँ। जब वो मूल्य बढ़ेगा तो भी मैं क्या है, सिर्फ मात्रा बढ़ा लूंगा, कुल व्यय तो वही इफेक्ट होगा। और जब मूल्य घटेगा, मात्रा हो जाएगी, मूल्य बढ़ेगा तो मैं कम खरीद लूंगा,
तो कुल व्यय वही होगा। मूल्य घटेगा तो मात्रा में ज़्यादा करूँगा, लेकिन 50 से ज़्यादा खरीद नहीं सकता ना, तो कुल व्यय टोटल यानी कुल व्यय अपन 50 रुपये मान के चलते हैं, तो अपने जेब के अंदर 50 रुपये ही खरीद सकते हैं कोई चीज़। कैसे? पहले के अंदर इसकी थ्योरी लिख लो। थ्योरी क्या है? थ्योरी लिख लो, इकाई के अंदर बराबर हो तो जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि पर कुल व्यय स्थिर रहता है उसको बोलते हैं ईपी बराबर 1 मांग की मूल्य लोच इकाई के बराबर। कैसे? यहाँ सेम लिखो कुल व्यय मूल्य, यहाँ लिखो मांग और इधर लिख लो कुल व्यय। कुल व्यय लिख दिया। चलो, कोई वस्तु 5 खरीदता है, यानी मूल्य किसी वस्तु का 5 रुपए है, तो मात्रा होगी 15। वो 15 मात्रा खरीदता है तो 15 × 5 कुल व्यय कितना होगा? 75। अब मूल्य घट गया, मूल्य घट के हो गया 3। मूल्य घट गया तो 3 हो गया, तो मात्रा कितनी खरीदेगा? मात्रा मान लो 25, मान ला कितना? 25, 25 थी 75, यानी वस्तु का मूल्य घटा, मात्रा तो बढ़ी लेकिन कुल व्यय 75 रुपये रहा, क्योंकि मेरे पास 75 रुपये ही है, मैं 75 रुपये से ज्यादा कोई खरीद ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? मात्रा घटेगी, मूल्य तो घटेगा लेकिन मात्रा बढ़ेगी। किसके बराबर? जब तक मेरे पास 75 रुपये खर्च नहीं हो जाता तब तक मैं मात्रा बढ़ाऊंगा। 75 रुपये ज्यादा हो गए, मेरे पास पैसे ही नहीं, खरीदूंगा क्या? वो यहाँ इफेक्ट होता है। मूल्य, चलो अगली चलते हैं। मूल्य हो गया 5 से 3, अभी अपन करते हैं बढ़ाते हैं, मूल्य हो गया 6। मूल्य 6 हो गया, अपन को यहाँ क्या करना है कि कुल व्यय 75, अपने पास तो 75 है, तो कितनी वस्तु आएगी? तो वस्तु आएगी लगभग 12.5। कितनी आएगी? 12.5। यानी मूल्य घटेगा, मात्रा बढ़ेगी, लेकिन कुल व्यय पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मूल्य बढ़ेगा, मात्रा तो घट जाएगी, मात्रा घट रही है, लेकिन कुल व्यय पर और भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जब मूल्य और कमी, मूल्य के अंदर वृद्धि और कमी, फिर भी वस्तु के अंदर कुल व्यय के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं अपने मांग की मूल्य लोच इकाई के बराबर। एग्जामिनर क्या करेगा? ये चीज नहीं देखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा और ये पूछेगा आपको, जब ये मांग की लोच इकाई के बराबर हो तो मूल्य घटने पर कुल व्यय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या परिवर्तन होगा? तो कुल व्यय पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुल व्यय पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना है, पहले अगर लोचदार यानी 1 से अधिक है तो विपरीत संबंध, एग्जामिनर पूछ रहा है मूल्य घटेगा तो कुल व्यय पर विपरीत संबंध पटकना है सीधा, और जब मूल्य बढ़ेगा तो कुल व्यय पर अपन को विपरीत संबंध पटकना है। कीजिए एकदम आपको, बस जब ईपी यानी 1 से अधिक है तो आप विपरीत चले जाओ। मांग की इकाई लोच 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब तीसरा है मांग की लोच इकाई से कम, यानी बेलोचदार मांग हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो उस पर चलते हैं। पहले तो ये 3 नंबर चेंज करो। मांग की लोच इकाई से कम, यानी ईपी क्या है? 1 से कम है, इसी को बोलते हैं अपन क्या? बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब 1 से कम होनी चाहिए मांग, ठीक है। 1 के अंदर कम कैसे? पहले से इसकी लिखनी है थोड़ी, ताकि मैं देखो समझा भी रहा हूँ साथ में लिखा भी रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से समझना है तो भी समझ में आएगा। मैं जैसे शॉर्ट में बोल रहा हूँ, शॉर्ट को कहीं ना कहीं कॉपी के ऊपर लिख लो ताकि वो समझ में आ जाए, देखते पता चल जाए, पास वापस जब भी रिवाइज करो देखते हाँ ये चीज है, बस। इससे ज्यादा एग्जाम में बाहर, मैं ये चीज अभी समझाने के लिए एक बार समझ में आ गई, फिर उसको शॉर्ट के अंदर ऊपर लिख लो, गोला करके कॉपी के ऊपर ये लिख लो, बस इसके अंदर लिख लो। 1 से ईपी क्या है? ऐसे 1 से ज्यादा तो कुल व्यय के अंदर क्या फर्क पड़ता है? विपरीत संबंध, विपरीत है, यानी जैसे मूल्य है उसके कुल व्यय पर ईपी 1 बराबर है, ईपी ऐसे लिख लेना है, ईपी बराबर कोई इफेक्ट नहीं, कुल व्यय पर कोई इफेक्ट नहीं। इस तरह आप लिखोगे तो समझ में भी आ जाएगा, इजी तरह समझ में आ जाएगा। चलो इसको हटा देता हूं। बेलोचदार कैसे? बेलोचदार की पहले लिखो थ्योरी। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि पर, वस्तु के मूल्य के अंदर वृद्धि पर कुल व्यय बढ़ जाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो कुल व्यय भी बढ़ेगा, यदि वस्तु का मूल्य घटेगा तो कुल व्यय भी घटेगा। यानी मूल्य और मात्रा के बीच, मूल्य और वस्तु के मूल्य और कुल व्यय के बीच
उसी दिशा के अंदर एक परिवर्तन हो तो उसी को बोलते हैं मांग की लोच एक से कम, मतलब बेलोचेदार। कैसे, पहले थोड़ी लिख ली, चलो इसका करते हैं। सबसे पहले पोस्टमार्टम क्या है, मूल्य लिख लो, यहाँ लिख लो मात्रा लिख लो और कुल व्यय लिख लो। यानी जब बेलोचदार है, जैसे कुल व्यय घटेगा मूल्य घटेगा, कुल व्यय भी घटेगा, मूल्य बढ़ेगा, कुल व्यय भी बढ़ेगा। एक ही दिशा के अंदर हो तो समझ लो कुल व्यय क्या है, सेम दिशा है। समझ में आ गया। चलो मूल्य 5 रुपए, कोई मूल्य वस्तु है उसका मूल्य मैंने 5 रुपए है रखा है, मात्रा होगी 15, मात्रा वो खरीद रहा है 5 है तो मात्रा खरीद रहा है 15, तो कुल व्यय क्या हो जाएगा 75, कुल व्यय क्या हो जाएगा 75। समझ में आएगा। मूल्य 4 है, मूल्य घट गया, मूल्य घट गया तो कुल व्यय भी क्या करेगा, घटेगा। मूल्य घट गया और मात्रा क्या है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, लेकिन कुल व्यय क्या होगी। यहाँ पर मांग का नियम भी लागू होना चाहिए, ऐसे नहीं है मैं सीधा लगा रहा हूं, नहीं। मूल्य घट रहा है तो कुल व्यय भी क्या होगा, मात्रा के अंदर क्या परिवर्तन होगा, मात्रा के अंदर मूल्य घट रहा है तो मांग का नियम क्या कहता है, मूल्य घट रहा है तो मांग बढ़ेगी, यानी मात्रा बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है। लेकिन कुल व्यय के अंदर क्या होगा, 17 चौक 68, कुल व्यय क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ में आ गया, अच्छे से आया नहीं आया। मूल्य रखा मैंने 5, 15, 75, मूल्य 50 था, मात्रा 15 थी, कुल व्यय 75 हो गया, दोनों को गुणा कर लिया 75। मूल्य घट रहा है, मूल्य घटेगा, मांग बढ़ेगी, 15 से 17 हो गई मांग, लेकिन कुल व्यय पर इफेक्ट क्या होगा, कुल व्यय भी घटेगा। मूल्य घट रहा है तो कुल व्यय भी घटेगा, किसके अंदर, बेलोचदार के अंदर। अब मूल्य बढ़ रहा है, मैंने मूल्य बढ़ा दिया, मूल्य बढ़ा दिया तो मात्रा हो गई 13, 13 इंटू 6 कितने हो गए, 78। कुल व्यय मूल्य हो गया, बढ़ गया, मूल्य क्या आ गया, बढ़ गया, मात्रा क्या रहेगी, मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, किसके अंदर, मांग के अंदर पड़ेगा, लेकिन कुल व्यय क्या होगा, कुल व्यय भी बढ़ेगा। मूल्य बढ़ा, कुल व्यय बढ़ा, मूल्य घटा, कुल व्यय घटा। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, ये चीज नहीं देगा, अब आपको इसको सोल्व करना है बस, समझा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बताता हूं। जब मांग की लोच इकाई से कम हो तो मूल्य घटने पर कुल व्यय पर क्या इफेक्ट, क्या परिवर्तन होगा। मूल्य घटा तो पहले सबसे पहले जाना इकाई से कम, इकाई से कम मतलब क्या है, विपरीत नहीं है, उसी दिशा के अंदर जाना है जिसके अंदर मूल्य परिवर्तन। मूल्य घटा तो कुल व्यय भी क्या करेगा, घटेगा। मूल्य बढ़ा, कुल व्यय भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया। ये थी अपनी मांग की कुल व्यय विधि, अनुपातिक विधि कर ली, कुल व्यय विधि कर ली अपने। समझ में आया नहीं है, कमेंट्स मारो, देखो पहले एक बार मैं एक चेक कर लेता हूं। सही सही, हाँ शॉर्ट में लिख लेना आप, ऊपर आराम से समझ में आ जाएगी। एक बच्चे बोल रहे सर शॉर्ट में, तो मैंने शॉर्ट में साथ साथ बताया है, तीनों को मैंने बता दिया है। आप कुछ नहीं करना, कॉपी जिसके अंदर लिख रहे हो आप तो उसके ऊपर शॉर्ट में जरूर लिख लेना। लोचदार यानी इकाई से ज्यादा है तो क्या, विपरीत संबंध, इकाई है कोई परिवर्तन नहीं कुल व्यय के अंदर, और इकाई से कम है, ईपी 1 से कम है तो क्या होगा, सेम परिवर्तन, सेम दिशा के अंदर उसी दिशा में परिवर्तन। ये चीज आप शॉर्ट में ऊपर लिख लेना। ये बच्चा बोल रहा था तो ये उसके लिए फायदेमंद है, सभी के लिए फायदेमंद, आप सभी को लिए अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। अगला, हाँ बेलोचदार मैंने साथ में लिखा दिया है, इसको ही बोलते हैं बेलोचदार। जब 1 से कम हो मांग तो उसको क्या बोलते हैं, बेलोचदार बोलते हैं। ठीक है, उसको मैंने लिखा था लोचदार। 3 तरह की होती है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है सर ये 3 ही होती है, 3 ही होती है। तो कुल व्यय विधि के अंदर लोचदार, बेलोचदार और इकाई, ये जो पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार है यहाँ पर नहीं होती कुल व्यय विधि के अंदर, कुल व्यय विधि के अंदर ये नहीं होती। पूर्ण लोचदार पूछ रहे कहाँ काम आती है, बहुत ही कम यूज आती है, बहुत ही कम, ऐसी बहुत ही ऐसी सिर्फ एक ये काल्पनिक चीज बना रखी है कुल लोचदार की, बहुत ही कम के अंदर काम यूज आती है इसका। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
आगे अपन क्या थी, पूर्व विधि आती है। नेक्स्ट अगली विधि अपन बिंदु लोच विधि। कौन सी विधि? बिंदु लोच विधि। इसको हटा रहा हूं, 2 विधियां कर ली, 4 विधियां हैं टोटल इसकी। अब कुछ सिंपल है, अब विधियां इजी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर। बिंदु सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा कैसे? बिंदु लोच विधि, अभी मैं बता दूंगा। बिंदु लोच विधि, बिंदु लोच विधि के अंदर क्या होता है? एकदम इजी विधि है बिंदु लोच विधि। कैसे? बिंदु लोच विधि का देखो कहां पर उपयोग होता है। उपयोग होता है इसका जब मूल्य के अंदर परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन बहुत ही कम बहुत कम मात्रा के अंदर हो। जैसे मूल्य में परिवर्तन तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन बहुत ही कम हो, यानी नगण्य हो, तब इसका प्रयोग है। कैसे? आपको थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इसकी थोड़ी से ज्यादा इसका अगर मैं आपको उदाहरण से समझाएगा ही। जैसे कोई कंप्यूटर का मूल्य है 10,000 रुपए, मैंने उस कंप्यूटर का मूल्य घटा के करता कर दिया, 100 रुपए घटा दिए। कितने रुपए? 10,000 की चीज थी और 100 रुपए घटा दिए, यानी बहुत ही कम मात्रा में घट रहा हो मूल्य, यानी कम घट मात्रा के अंदर परिवर्तन। अब 100 रुपए यानी 10,000 कोई कंप्यूटर है 10,000 का, और मैं उस पर सिर्फ 100 रुपए घटा रहा हूँ, मांग के अंदर परिवर्तन होगा? नहीं होगा। 10,000 देने वाला 100 रुपए ज्यादा दे सकता है, दे सकता है। यानी जब मूल्य में परिवर्तन बहुत ही कम मात्रा के अंदर हो, बहुत ही कम मात्रा के अंदर हो, तब ये बिंदु लोच इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन आ जाए, जब मूल्य में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन बहुत ही कम यानी नगण्य हो, नगण्य बोलते हैं इसको, यानी कम हो, नगण्य हो, तब इसका प्रयोग होता है। सॉरी, अब समझ में आ गई? अब समझ में आई है। बच्चा बोल रहा है अब समझ में आई है। समझ में उदाहरण से जरूर इसको समझाना आसान है। जैसे कोई मोटरसाइकिल पूछ लो, अपन मोटरसाइकिल यूज करते हैं, मोटरसाइकिल का मूल्य 5,000 रुपए, 50,000 रुपए। कितना है? 50,000 कोई मोटरसाइकिल है। अब उस पर क्या करेगा डीलर? क्या करेगा डीलर? उस पर 200 रुपए की आपको छूट दे दी कि यार 5,000 की 50,000 की है मोटरसाइकिल, मैं आपको 200 रुपए की छूट दे रहा हूँ। खरीदने वाला तो खरीदेगा, और नहीं खरीदने वाला 200 रुपए से छूट से क्या वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। अगर वो ज्यादा छूट देगा तो वो खरीदे, यानी 50,000 की है और 5,000 छूट दे दे, तो नहीं खरीदने वाला कह रहे यार मोटरसाइकिल सस्ती है चलो खरीद ले। लेकिन 50,000 पर 200 रुपए कोई मायने है क्या? नहीं है। तो इसको ही बोलते हैं अपन बिंदु लोच विधि। बिंदु के रूप के अंदर हो, बिंदु के रूप में उसका परिवर्तन हो, तब उसको बोलते हैं बिंदु लोच विधि। कैसे इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इसके अंदर एक चार्ट बनता है। क्या बनता है? चार्ट। ये चार्ट इस तरह के बनता है। यहां आपको क्या लिखा ही मैंने? मात्रा। या क्या लिखा ही? मूल्य। ये चीज अपन को ध्यान होनी चाहिए, तभी ये मजा आएगा इसका पढ़ने का। यहां पर होता है ईपी बराबर, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि बिंदु लोच विधि के अंदर, बिंदु लोच विधि में बीच का मूल्य क्या होता है? ईपी बराबर 1 होता है। मात्रा यानी इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स एक्स। इस एक्स एक्स पर ईपी का मान क्या होता है? 0। यहां पर एक मान होता है ईपी का, क्या होगा? 1 से कम होगा, 1 से कम। ठीक है। यहां होता है ईपी का मान अनंत, क्या होगा? अनंत। और इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा? ईपी का मान 1 से अधिक। और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा इसको एक बार है, यहाँ 0 है, 0 से थोड़ा बढ़ा लो 1 कर लो, 1 से थोड़ा बढ़ा लो अनंत कर लो, बस याद हो गया। यहाँ से इस तरफ जाते रहो, 0 से शुरू करना अपन को। 0 क्या होगा? 0 के बाद 1 से कम, 1 से ज्यादा और अनंत होगी चाप लो बिंदु लोच विधि। यह है बिंदु लोच विधि, जिसके अंदर अपन ने बहुत ही कम मात्रा के अंदर परिवर्तन हो। चलो हो गया ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बिंदु लोच से पूरी विधि हो गई, देखो इजी है। हाँ भाई इतनी है, कह रहे हैं सर इतनी है क्या? इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है बिंदु लोच विधि। इसका थोड़े से अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, या इससे एक जो बढ़े हैं मैंने डायग्राम, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली लिखो विधि चाप लोच विधि। कौन सी लिखनी है? चाप लोच। 4 नंबर चाप लोच विधि। चाप लोच विधि क्या है? बिंदु लोच क्या है? बहुत ही नगण्य के अंदर परिवर्तन, नगण्य के अंदर परिवर्तन बहुत ही कम मात्रा के अंदर हो। 10,000 पर आपको 100 रुपए छूट दे दी तो बिंदु लोच। लेकिन जो मूल्य और मांग में परिवर्तन बहुत बड़ा हो, यानी बहुत ही बड़ा हो, जैसे मोटरसाइकिल मैंने बताई 50,000 की है
और छूट दे दी 10,000 रुपये की आपको आज ऑफर, तो क्या होगी, चापलूज विधि का उपयोग किया जाएगा, चापलूज विधि का। ठीक है, इसको थोड़ा समझना है कैसे। क्वेश्चन इसका सिर्फ यहीं से पूछना, जब मूल्य और मांग में परिवर्तन बहुत बड़ा हो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, चापलूज विधि का उपयोग, कम हो तो बिंदु लोच विधि का। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 बटा Q1 प्लस Q2। सेम ही वही फॉर्मूला है, उसके अंदर अपन ने पहली वाली मात्रा ले रहे थे, इसके अंदर दोनों की लेनी है, क्या लेनी है, दोनों लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, ये फॉर्मूला था, इसको फॉर्मूले को अपन को देखना है कैसे है। इसके अंदर एक, चलो मैं एक आपको एक इसका एग्जांपल करा देता हूँ कैसे। इसका एग्जांपल करते हैं अपन, चलो लिखो, एक पिज्जा है, पिज्जा, पिज्जा कौन सा, खाने वाला पिज्जा, मुंह में ला, जबरदस्त पिज्जा। पिज्जा का मूल्य 60 से बढ़कर कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। पिज्जा है, उसका मूल्य मैंने बढ़ा दिया, पहले मूल्य था 60 रुपए, अब मैं कह रहा हूं उसका मूल्य हो गया 100 रुपए। पिज्जा 60 रुपए का 100 रुपए यानी 40 रुपए बढ़ गया, तो कौन सी विधि, चापलूज हो गया। अब इसकी मात्रा के अंदर क्या परिवर्तन हो गया, मात्रा के अंदर परिवर्तन हो गया, ये तो मूल्य लिख लेना, मूल्य, मात्रा होगी अपने पहले थी 700, अब कितनी होगी 100, यानी उसकी खरीदने वाले पहले 700 लोग खरीदते थे, अब कितनी होगी 100, ये होगी मात्रा। ठीक है, मूल्य जब 60 था, मूल्य बढ़कर हो गया 100, मात्रा लोग 700 खरीद रहे, अब खरीद रहे हैं 100। समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला यूज करना है अपन को। फॉर्मूला इस पर क्या है तो बताओ, ये पहले क्वेश्चन चलो मैं बोल देता हूं आपको, लिखोगे कैसे। जब एक पिज्जा का मूल्य, जब पिज्जा का मूल्य 60 से बढ़कर 100 रुपए हो जाता है, हो जाए, तब उसकी मात्रा में 700 पिज्जा से घटकर 100 पिज्जा हो जाती है, तो मांग की मूल्य लोच विधि ज्ञात करो। मांग की मूल्य लोच विधि क्या होगी, मूल्य लोच क्या होगी। इसका फॉर्मूला ये लगो, क्वांटिटी के अंदर कितना परिवर्तन होता है, 600 का, 600 बटा डेल्टा पी, डेल्टा पी के अंदर कितना परिवर्तन है, 60 का, इंटू, थोड़ा इधर लिखो ताकि 600 बटा कितना है, परिवर्तन कितना 40 का, 600 बटा 40, समझ में आ गया। P1 कितना है इसका, P1 60, P2 100, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ कितना हो गया, एक इंटू 160 बटा Q1 700, Q2 100, कितना हो गया 800, बराबर बताओ लोच क्या होगी। देखो लोच 0 से, पहले इससे इस 0 से और 0 काट दिया, 4 का 4 चौक 16, कितनी होगी 16, 2 0 से 2 0, एचो बिचो का 2, 2 का पावर इसमें 3 हुआ, बराबर की सब कट गया ना, तो ईपी बराबर कितनी हो जाएगी 3। इस तरह इसको अपन को सोल्व करना है, चापलूज विधि। तो यदि अपनी मांग की चारों विधियां मैंने लिखा दिया आपको, चारों एकदम अच्छे से बताएंगे। अनुपातिक विधि, दूसरी कुलव्य विधि, तीसरी बिंदु लोच विधि, चौथी चापलूज विधि। तो चारों विधियां कर ली अपन ने, आराम से करी है ना। कमेंट्स करो, देखा समझ में आया नहीं आया, फटाफट करो। आज क्लास एंड करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, उदाहरण से शुरू, आप इसको कोई भी उदाहरण ले लो, लेकिन उसके अंदर ये नियम लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप बिंदु लोच विधि का उदाहरण लेके चापलूज विधि करोगे तो वो सही नहीं होगा। मात्रा के अंदर परिवर्तन बड़ा हो तो चापलूज विधि नागण्य हो, यानी कंप्यूटर पर 100 रुपए छूट दे दी, मोटरसाइकिल खरीदी 200 रुपए छूट रही, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। नहीं मतलब है तो कौन सी विधि, बिंदु लोच विधि। ठीक है, ओके, बहुत ही बड़ा सर, अच्छा है, ओके। कुलव्य विधि कह रहे शानदार पढ़ी, बहुत ही, कुलव्य विधि के अंदर सब ही अटकते हैं, मैंने अच्छे से आपको समझाई है कुलव्य विधि। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास के अंदर, चलो ठीक, ओके 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 ओके। चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना आप क्लास को। ओके ओके ओके,
चलो डन। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको, जो भी आपके है स्टूडेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।